बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। सर तो स्टूडेंट्स, अब आप हेडिंग डालें। मैंने आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम बता दिया था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस कंडीशन में लगती है वो भी मैं आपको समझा चुका था। अब थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक प्रूफ भी दिया हुआ है, उसको प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, कंजर्वेशन ऑफ, दे दीजिए सर। क्या बोल रहे हो बेटा? वर्क एनर्जी पर आप थ्योरम से सर रिवीजन दे दीजिए तो। रिवीजन मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसको मैं देख लेना, ठीक है। ओके हाँ, सर। मैं पूरी ये जो वीडियो की प्लेलिस्ट है, एमएस टीम्स में बड़ी दिक्कत जा रही है, तो मैंने अब ऐसा सोचा है कि मैं पूरी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वो डाउनलोड कर लूंगा यहाँ पे और यूट्यूब में डाल दूंगा। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की, तो जो भी जिस बच्चे का छूटा हो वहां से देख लेना, ठीक है। एक दो दिन में कर दूंगा मैं, है ना। यस सर, आप इसके पहले वाला भेज दीजिए सर। हाँ, मैं पूरी प्ले लिस्ट भेज दूंगा ना बेटा, जो भी तुम्हारा छूटा होगा पढ़ लेना, तुम उसमें ढूंढ लेना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ओके ऑफ सर। एनर्जी को प्रूफ करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसको यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका एक बॉडी है बच्चों, ये ग्राउंड है, ग्राउंड की सरफेस है इस तरीके से, और यहां से आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस तरीके से ड्रॉप करोगे तो नीचे आएगा, ये तो आपको पता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहा हूं। और मान लीजिए जहां से आपने ड्रॉप किया वो हाइट जो है बच्चों वो h है, कैपिटल H। अब आप खुद सोचें कि जब ये बॉडी ड्रॉप हो रही है तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, mg है ना बच्चों, इसका मास m है जिस पार्टिकल को ड्रॉप किया। तो अगर इसका जो फोर्स है, जो mg लग रहा है, और mg कैसा फोर्स है बच्चों, ये तो आपको पता ही है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर किसी बॉडी पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे तो केवल हमें तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रूफ करना है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं ए, जहां से ड्रॉप किया है, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, इसका एक बीच में पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट, डेट इज बी। तो मिड पॉइंट लिया है इसलिए ये हाइट जो है वो h/2 हो जाएगी, है ना, h/2 हो जाएगी। और जो ग्राउंड वाला पॉइंट है वो c ले लेते हैं, उसको हम c ले लेते हैं ना। तो ये 3 पॉइंट ले रहा हूं। अब ये 3 पॉइंट्स पर अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि टोटल एनर्जी जो है वो सेम है, तो इसका मतलब एनर्जी इज कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगा बच्चों, प्रूफ हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है, टोटल एनर्जी, वो तीनों पॉइंट्स पर कैसा होना चाहिए, सेम, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाएगा, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो चलिए अपन प्रूफ करके देखते हैं। क्योंकि इसमें केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो एनर्जी कंजर्व होती है, ये हमने पढ़ा है। अब इनको प्रूफ करके देख रहे हैं। तो 1 बाई 1 करके एक एक पॉइंट पे हम लिखते चलते हैं बच्चों। जो ग्राउंड की सरफेस है उसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल ले लो, है ना। तो ये हमने रेफरेंस लेवल मान लिया। अब हम लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए पे लिखते हैं कि कितनी टोटल एनर्जी है, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो बच्चों आपको दिखाई देगा कि ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है बच्चों, 0। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि ड्रॉप हुआ है तो वहां पे 0 है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो देखो रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर है, पार्टिकल h हाइट ऊपर, तो यहाँ पे ए पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट वो कितना हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो दोनों को सम करो तो 0 प्लस mgh जो है वो mgh आ गया। यानी टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट जो है वो mgh है। ये तो हमें समझ में आ गया भाई। उसके बाद फिर हम एक काम करते हैं कि अब हम सी पॉइंट पे चेक करते हैं,
पॉइंट सी। अब सी पे चेक करें तो सी तो ग्राउंड वाले पॉइंट है ना, तो ग्राउंड वाले पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी जीरो होगा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी आप लिख सकते हो, यहां पर अगर रफ्तार गिरने के बाद v है तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी एट सी कितना होगा बच्चों, यूसी प्लस के सी, यूसी प्लस के सी। तो ये यूसी तो जीरो है, के सी कितना है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए ए पर और सी पर, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बट यहाँ तो टोटल एनर्जी बराबर ही नहीं है, ये mgh है, ये हाफ एम वी स्क्वायर है। बच्चों एक्चुअली में ये दोनों बराबर हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है। अब कैसे बराबर है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे v की वैल्यू निकालो जरा आप। तो जब आप v की वैल्यू निकालोगे तो कोई भी पार्टिकल h हाइट में ड्रॉप करता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। ये आपको पता है, ये मैं बेसिक काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ा चुका हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि कोई भी पार्टिकल अगर ड्रॉप किया गया और वो h हाइट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू डालें, क्योंकि ग्राउंड पर जब टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी √2gh है, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट हट जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा भाई, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू हाफ एम और वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो बच्चों जरा, तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा तो 2gh बचेगा। टू और टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो सी पर क्या सर ये एनर्जी वाला आ तो रही है, हमने 9th में किया था। mgh है ना बेटा, तो mgh आ गया। तो इसका मतलब आपके दोनों पॉइंट्स पर जो है वो सेम एनर्जी है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और प्रूफ हो रहा है। और भी हम पॉइंट पे कर लेते हैं, हम बी पॉइंट पे प्रूफ करते हैं जरा। तो बी पे करें, देखिए तो बी पे अगर आप करोगे तो एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख सकते हो आप, यूबी। तो रेफरेंस लेवल से ये पॉइंट कितने हाइट पर है बच्चों, h/2। तो आप लिख सकते हो mgh, तो लेकिन यहाँ पे h की जगह h/2 करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आता है mgh/2। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे कितना होगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे हम निकालेंगे। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, मान लो यहाँ पे जब पार्टिकल गिर रहा है तो उसकी रफ्तार v1 है, तो v1 निकालना पड़ेगा। अच्छा मैंने आपको बताया बच्चों कि जब h हाइट ड्रॉप होता है, जब h हाइट ड्रॉप होता है तो आपका कितना होता है बच्चों, रफ्तार √2gh। तो यहाँ पे ये कितनी हाइट ड्रॉप हुआ है, देखो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे तो ये कितनी हाइट ड्रॉप हो रहा है, h/2। भाई यहाँ पे नीचे की तरफ ये h/2 हाइट ड्रॉप हुआ, तो इसका जो होना चाहिए वेलोसिटी √2gh। h इज द हाइट ड्रॉप्ड, लेकिन अब जो हाइट ड्रॉप्ड है वो h/2 है, तो इसको h/2 लिखना चाहिए, है ना बच्चों। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो बी पॉइंट पे जो रफ्तार है v1 वो √gh आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, v1 स्क्वायर, क्योंकि बी पॉइंट पे v1 है रफ्तार, तो इसको लिखेंगे हाफ एम, v1 की वैल्यू है √gh, तो रूट हट जाएगा तो ये gh बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट ये भी कितना आया बच्चों, mgh/2। तो अब आप टोटल एनर्जी एट बी लिखो, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो हाफ mgh प्लस हाफ mgh, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, mgh। तो देखो बी पॉइंट पे भी प्रूफ हो गया कि mgh ही आना है ना। तो ए पर भी mgh आ रहा है, बी पे भी mgh आ रहा है, सी पे भी mgh आ रहा है, टोटल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट है। देखो आप, यानी कि एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट सी। तो ये प्रूफ कर रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और ये बात भी तय है कि इसमें केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, mg फोर्स, इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पाया। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ना बच्चों। अच्छा कई बार स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर ये तो जनरल पॉइंट्स ले लिए, आप तो किसी भी पॉइंट पे प्रूफ करके बताओ कि वहां पे जो एनर्जी है वो mgh है। तो कोई भी पॉइंट पे प्रूफ कर सकते हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको एनी अदर पॉइंट भी बता देता हूँ।
तो मान लीजिए आपने कोई भी पॉइंट चूज कर लिया, कोई भी पॉइंट चूज कर लो, ये पॉइंट मान लीजिए डी है, कोई भी आप पॉइंट चूज कर लो। लेट सपोज ये जो पॉइंट है ये बच्चों कितना है, डी है, ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ये डी है। अब ये मैं मान लेता हूं कि ये जो डी पॉइंट है ये ग्राउंड से एक्स हाइट ऊपर है, एक्स हाइट ऊपर। तो जहां से आपने फेंका है उससे ये पॉइंट कितना नीचे होगा बच्चों, एच माइनस एक्स। अगर ये ग्राउंड से एक्स हाइट पर है तो जहां से आपने फेंका है उससे कितनी हाइट हो जाएगी, एच माइनस एक्स। और डी पॉइंट पे इसकी रफ्तार मान लीजिए v2 है, v2। तो v2 कितना लिखेंगे बच्चों, जब h हाइट गिरता है पार्टिकल तो अंडर रूट 2gh हो जाता है रफ्तार। तो अगर h माइनस एक्स हाइट गिरेगा तो अंडर रूट 2gh माइनस एक्स ये रफ्तार हो जाएगी v2। डी पॉइंट पे रफ्तार v2 है और x हाइट ऊपर है, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो पॉइंट डी भी लिख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे ही प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स हाइट ऊपर है ना, तो एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी टू स्क्वायर। और v2 की वैल्यू आपको समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, v2 की वैल्यू अंडर रूट 2gh माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा mgx प्लस हाफ m, और उसका स्क्वायर करोगे तो ये 2gh माइनस एक्स ये आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये mgh प्लस mgh, मैं तो पूरा ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, और माइनस mgx, तो mgx और mgx कैंसिल, तो ed टोटल एनर्जी एट डी कितना बचा बच्चों, mgh। तो टोटल डी भी आपका सेम है, तो एनर्जी एट डी भी सेम आया। तो किसी भी पॉइंट पर आप प्रूफ कर सकते हो इसको कि जो टोटल एनर्जी है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी ड्रॉ किया जाता है, वो ग्राफ भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में आपकी एनर्जीज हैं, है ना बच्चों। तो वाई एक्सिस में मान के चलो एनर्जी है जो भी है, और एक्स एक्सिस में एक्स है। ये एक्स की वैल्यू वेरी करेगी ग्राउंड से लेकर एच हाइट तक, है ना। तो क्या है उसके बारे में चेक करना है, ग्राउंड पर तो हाइट 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी, और जब एक्स की वैल्यू एच हाइट पे होगी तब तक क्या होगा, तो इसके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, तो अगर हम यहाँ पे बनाए ग्राफ तो सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी का बना लो। देखो जब ग्राउंड पे था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, है ना, और जब एच हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बच्चों कितनी है, देखो आप mgh। तो यहां से यहां तक ये कैसी लाइन होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि देखो mgx है ना, पोटेंशियल एनर्जी mgx है, तो इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू x। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, और h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज mgh। तो ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है ये किसका ग्राफ है बच्चों, दिस ग्राफ इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें तो काइनेटिक एनर्जी का भी ड्रॉ कर सकते हैं भाई। आप ध्यान से देखो, तो जब हाइट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, देखो कितनी, mgh। यहाँ पे देखो ये है काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था ना, mgh, ये हाफ एम वी स्क्वायर को प्रूव कर। तो जब हाइट नहीं थी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, और जब h हाइट है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गए, क्योंकि वहां पे तो रिलीज किया गया था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। और आप ध्यान से देखो किसी भी x पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है ना mgh माइनस एक्स, तो ये काइनेटिक एनर्जी है किसी भी x पर, तो ये x के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, लेकिन घट रही है क्योंकि h माइनस एक्स है, तो घटाते हुए लीनियर बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो देखो ये आपका ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों किसका, काइनेटिक एनर्जी। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पे क्या बचता है भाई, अब टोटल एनर्जी के बारे में सोचो। तो देखो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो दोनों का सम तो mgh है। जहां बीच वाले पॉइंट पे देखो तो दोनों हाफ हाफ हो गया, लेकिन टोटल तो mgh है। फिर काइनेटिक एनर्जी भले ही कम हो रही हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो टोटल तो mgh है। टोटल तो हमेशा कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी जो है उसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखो स्ट्रेट लाइन।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो हो क्या रहा है, टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, बस हो क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, बट दोनों का सम जो होगा वो हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस क्लियर होगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए बच्चों, समझ में आया क्या? बताइए जल्दी से। तो फिर मैं क्लियर कर दूं, ड्राइंग लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए ठीक है। चलो देखो बच्चों, और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये सरफेस है आपका, और यहाँ पर इस तरीके से आपने मान लीजिए कि एक स्प्रिंग अटैच की हुई है, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 100 है न्यूटन पर मीटर, ये आपको दिया गया है। और यहां से जो स्प्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक रखा गया है बच्चों। ब्लॉक जो है उसका मास 5 kg है, और इस ब्लॉक को ऐसे रफ्तार दे दी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। ऐसे वेलोसिटी दे दी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, है ना, ऐसे रफ्तार दे दी। तो अब ये ऐसे वेलोसिटी से जाएगा जाएगा बच्चों, और इस स्प्रिंग से टकराएगा। स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा, तो स्प्रिंग में कभी ना कभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा ना, मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो आपसे यही पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन आ सकता है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों। जब आप इसको भगा दोगे, रफ्तार दे दोगे 5 kg को, तो ये ऐसे जाएगा और फिर इसको टकराएगा, यहाँ से टकराएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा। जैसे ही स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसकी रफ्तार कम होने लगेगी बच्चों, कम होने लगेगी। फिर एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है बच्चों वो 0 हो जाएगी, बट फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो फिर यहां से ये ब्लॉक को ऐसे आगे की तरफ धक्का देगा, पीछे की तरफ धक्का देगा लेफ्ट साइड में, तो फिर ब्लॉक यहां से मूव करेगा। तो यहां तक ही तो मैक्सिमम दबा हुआ है ना स्प्रिंग। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब है जब इस ब्लॉक की रफ्तार जो है बच्चों 0 हो गई, क्योंकि उससे आगे ये नहीं दबेगी स्प्रिंग, फिर तो ये ब्लॉक को आगे की तरफ ढकेल देगी, है ना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा जब इस स्प्रिंग में स्प्रिंग दबेगी और ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, फिर उसके बाद ब्लॉक वापस से पीछे आएगा। तो ये जो दबाव है, जो ये स्प्रिंग को दबाया गया है वो मैक्सिमम कंप्रेशन, तो ये एक्स मैक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मुझे ये कंडीशन तो समझ में आती है कि एक्स मैक्स तब आएगा जब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं जहां से ये ब्लॉक चला है, और जहां मैक्सिमम दबा है, जहां पे रफ्तार 0 हो गई है, उस पॉइंट को अगर मैं बी मानूं, तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ बच्चों। कैसे पता कि एनर्जी कंजर्व कर सकते हो? तो ध्यान से देखो, तो इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो 90 डिग्री है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन तो वैसे भी 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। और सेम लेवल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 होगा, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ किसको कंसीडर करना है, इसका मतलब यहाँ पर स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग जो है वो कैसा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, तो हम तो क्या लगा सकते हैं भाई? एनर्जी कंजर्वेशन, यही तो हमने पढ़ा है। तो हम सॉल्यूशन में एनर्जी कंजर्व करेंगे, तो आप यहां पे लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने 2 पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, ए पर और बी पर।
तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए जो है वो तो बेटा कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो उस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ये इसके साथ कोई कोई कांटेक्ट में नहीं है, तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि बी पर दो रफ्तार जीरो हो गई है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो क्योंकि इसमें कंप्रेशन आ गया है मैक्सिमम एक्स का, मैक्सिमम कंप्रेशन का, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी अगर नेचुरल लेंथ को रेफरेंस तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सब जानते हो आप, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मैक्स का स्क्वायर, यही तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो यहां से हो जाएगा ये 2 से ये 10 स्क्वायर मतलब 100, तो ये बचेगा 50, 50 इंटू 5 250 हो जाएगा बच्चों। ये हाफ के की वैल्यू जो है 100 है, और एक्स मैक्स का स्क्वायर, एक्स मैक्स तो निकालना है, तो ये भी कैंसिल, तो ये 50 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल, तो 5 बचेगा। तो एक्स मैक्स का स्क्वायर जो है वो 5 बचा, तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, √5 मीटर। तो √5 मीटर इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर और वैसे अगर आप जाएंगे सॉल्व करने तो बड़ा ही लेंदी हो जाएगा ये, है ना। देखो कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ में आ रहा है। बोलिए बच्चों, क्लियर है कि नहीं? यस सर बोलो, पूछो बेटा। सर आपने वो स्प्रिंग के ऊपर क्या लिखा है सर, N.L वो नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ Yes. मतलब जो ओरिजिनल लेंथ होती है ना उसकी, जिसमें फोर्स नहीं लगाती स्प्रिंग, उसको नेचुरल लेंथ Yes, बोलते हैं, sir. उसको शॉर्ट में लिखा है। और कोई समस्या बच्चों, समझ में आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है, देखो भाई यहाँ पे ड्राइंग क्लियर करते हैं। चल और देखो और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पूछेगा तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ भाई। मान लीजिए कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ये बोला गया स्प्रिंग है और स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है ना बच्चों। एक ब्लॉक है 2 kg का, आपने स्प्रिंग को कंप्रेस्ड में, कंप्रेशन में रखा है। मतलब ऐसा समझो कि ये जो लेंथ थी ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, तो इसको कंप्रेस किया गया। तो इसको कितना कंप्रेस किया गया, तो ये बोला गया 2 मीटर कंप्रेस किया गया। 2 मीटर कंप्रेस करने के बाद इस पॉइंट से इस स्प्रिंग को रिलीज किया जाता है। रिलीज कर दो, जैसे ही रिलीज करोगे तो ये तो फोर्स आगे की तरफ लगा रहा होगा, तो इस ब्लॉक को ये आगे धक्का देगा। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखना कि ब्लॉक और स्प्रिंग डज नॉट स्टिक टुगेदर। ब्लॉक डज नॉट स्टिक with spring, block does not stick with spring। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये इसके साथ अटैच नहीं है, स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं है, मतलब कांटेक्ट में है ऐसा समझो। तो जब ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग यहीं रह जाएगी, बट ब्लॉक के पास वेलोसिटी होगी तो ब्लॉक आगे निकल जाएगा। क्योंकि ब्लॉक और स्प्रिंग में कांटेक्ट नहीं है तो यहां से यहां पे कांटेक्ट अब छूट जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक के साथ कांटेक्ट नहीं, केवल ब्लॉक आगे बढ़ेगा, है ना बच्चों। तो इसलिए लिखा गया है ब्लॉक डज नॉट स्टिक विथ स्प्रिंग, है ना। इस बात को समझिए अच्छे से। और ये नीचे की जो पूरी सरफेस है बच्चों, इसमें फ्रिक्शन है, वो ऐसा बोल रहा है कि इसमें फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है पूरी सरफेस में नीचे, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो 0.5 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक है वो 0.5 है, ये बोला गया। अब आप खुद सोचो, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी और स्प्रिंग यहीं रुक जाएगी, ब्लॉक तो आगे जाएगा। तो ब्लॉक आगे जाएगा लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे लगेगा, तो ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो नेचुरल लेंथ से ऐसी एक दूरी जरूर आएगी जिसको हम x बोल रहे हैं, जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों,
जीरो, मतलब ये ब्लॉक फाइनली रुक जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या होगी जिसके कारण ये फाइनली जो ब्लॉक है x दूरी पे रुक जाएगा, ये x निकालना है कितना है ना। और स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू आपको दिया है 50 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू आपको दी हुई है 50 न्यूटन पर मीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर होगा भाई, है ना, कि नेचुरल लेंथ से वो दूरी कितनी होगी ये बताना, जहां पे ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आपको ये नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस निकालना है, दैट इज x। तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी है भाई, स्प्रिंग फोर्स तो है ही, और mg का वर्क डन जीरो है तो mg को कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं, mg का पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ही है हर जगह पर, है ना। तो mg को कंसीडर नहीं करना है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग आ गया, और आपका फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का वर्क डन अब काउंट होगा। तो फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगी। यहां पे धोखे से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मत लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी प्रेजेंट है। तो आप इस पॉइंट को चाहो तो लिख भी लो इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी COE, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोग पूरा लिख लीजिए। इन दिस क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी COE इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा भाई, है ना, एप्लीकेबल, because non-conservative force is also present, because non-conservative force, conservative force is also present, that is friction is also present, है ना बच्चों। तो इस बात का खास तौर से ध्यान है। तो आपको क्वेश्चन देके समझ में आना चाहिए कि मुझे कहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है और कहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा वहां पे तो डेफिनेटली कौन लगेगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो ना बच्चों सवाल में, तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से करें, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ही सब जगह लगेगा भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम ना, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही तो एक पर्टिकुलर केस है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो कहीं अलग से थोड़ी ना आया हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आया है। तो मेन इक्वेशन तो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो कभी भी कंफ्यूजन जाए तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। और अगर समझ में आता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रही है तो फिर डायरेक्ट लगा लो, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन, है ना। बाकी जहां समझ में ना आ रहा हो वहां कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो प्रेजेंट है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और कंजर्वेशन ऑफ जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है वो तो हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ लिखते हैं, तो उसको भी यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। तो LHS में केवल आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखोगे, बाकी सारे फोर्सेस का वर्क डन तो इधर आ जाएगा, और ग्राउंड फ्रेम में है तो सूडो भी नहीं आएगा, है ना। ये सब मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी, है ना। याद करो हम ऐसे ही तो लिखते थे, टोटल फाइनल एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऐसे ही तो लिखते थे बच्चा। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो बच्चों काइनेटिक लगेगा ना F के, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन जो है फ्रिक्शन का वो नेगेटिव है, पहली बात। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू है 0.5 और एन की वैल्यू है 20, क्योंकि mg 20 लगेगा, ऊपर नॉर्मल 20 लगेगा, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आ गया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन माइनस के साथ वर्क डन, तो फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बच्चों वो कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ। तो -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर तो हुआ ही है, फिर वो x दूरी तक रुका है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ब्लॉक का, वो हुआ 2 + x, है ना बच्चों, 2 + x, x निकालना है हमें, तो 2 + x लिखेंगे। फिर उसके बाद इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली ब्लॉक तो रुक गया ना बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये स्प्रिंग के साथ भी कांटेक्ट छूट गया है, तो स्प्रिंग ना इलोंगेटेड है ना तो कंप्रेस्ड है नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही 0 है, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिलीज किया था तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कंप्रेस था ना बच्चों 2 मीटर से, तो हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह जो है, x की जगह 2 का स्क्वायर ले लो, हाफ के इंटू 2 स्क्वायर, है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये बात है, इस बात को समझे। चलिए, तो ये 2 और ये 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से बचेगा माइनस, एक काम करो अभी ऐसे लिख लो, -10, अभी तो ऐसे लिख लेते हैं हम यहाँ पर, देखें बच्चों, तो -10 इंटू 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 2, के की वैल्यू तो 50 है ना बच्चों, इंटू 2, है ना। एक 2 और एक स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आप ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो ये बचा बच्चों 10, तो 2 उधर जाएगा तो 10 माइनस 2, तो x की वैल्यू आई 8 मीटर, यानी नेचुरल लेंथ के बाद 8 मीटर पे ये ब्लॉक जो है वो फाइनली रुक जाएगा और उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन करा दिया मैंने, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना तो बड़ी सिंपल होता है, दिक्कत बच्चे को तब आती है जब उसको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ता है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है और वर्कडन निकालना आपको आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पे लिखना आती है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ भी टफ नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखना सिखाया है हर जगह पर, है ना। और वर्क डन निकालना हमने अच्छे से सीखा ही है, इसलिए सीखा था ताकि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को समझ पाए और उसको इक्वेशन को लिख पाए और उसको अप्लाई कर पाए क्वेश्चंस। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर होगा। बोलिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई समस्या? No, sir. पक्का? Yes, sir. तो फिर इसको क्लियर कर दिया जाए। Yes, sir. चलिए ठीक है भाई, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं बच्चों। चलिए, तो आज समय खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चंस में और आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, है ना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। और फिर आपका पावर वाला सेक्शन बचा है, तो पावर हम करेंगे, तो हमारा ये जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर वाला ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास या मुश्किल से 2 क्लास और लगेंगी, उसमें हम खत्म करेंगे, है ना बच्चों। फिर नया चैप्टर जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसको स्टार्ट करेंगे।